MQM ने ये उनको कहा है कि हमें नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहने से। अब एक और स्कैंडल सामने आ गया है जो सामने लेकर आए हैं हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से गुलाम मुर्तज़ा साहब। शिवसेना के गुंडे हैं, वो किस तरह से टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, ख़वातीन को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। गुज़श्ता कई महीनों से अपोजिशन शेर आया का राग अलाप रही थी, जिसे सुन सुनकर आवाम के कान पक चुके थे। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते से जरदारी और बिलावल की शरीफ फैमिली से होने वाली मुलाकात ने अपोजिशन के दावों में कुछ हकीकत का रंग भरना शुरू कर दिया है। ताबड़तोड़ सियासी मुलाकातों से पाकिस्तानी सियासत में नए इम्कानात की उम्मीद पैदा होने लगी है। तहरीके अदम एतमाद, जिस पर पहले अपोजिशन इत्तेहाद ही अदम एतमाद का इजहार कर रहा था, अब PDM बशमूल पीपल्स पार्टी इस नुक्ते पर मुत्तफिक नजर आती है। लाहौर में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर पहुंच चुका है। चौधरियों के डेरे पर सियासी रंग उरूज पर है। चौधरी शुजात हुसैन की आदत तो एक बहाना था, असल में तो काफ लीग को तहरीक अदम एतमाद के लिए मनाना था। चौधरी बरादरान ने बज़ाहिर तो डंग टपाऊ पॉलिसी और इत्तेहादी रोटी शोटी खाने का ही ऐलान किया है, लेकिन अगर अपोजिशन की देग तैयार हो गई तो कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। उधर MQM ने शहबाज शरीफ की अदम एतमाद की तजवीज़ को राबिता कमेटी में ज़ेर गौर लाने का वादा करके सियासी दरवाज़ा खुला रखा है। खबर यह भी है कि शहबाज शरीफ भी चौधरियों की रोटी खाने की ख्वाहिश रखते हैं। देखते हैं गुजरात के वज़ादार चौधरी सिर्फ रोटी खिलाकर अदम एतमाद की तजवीज़ पर मिट्टी डालते हैं या पुराने साथियों से कोई इनको पुराने साथियों को कुछ उम्मीद भी दिला देते हैं। कुछ सियासी तज्जियाकारों के नज़दीक हालिया सियासी हलचल की वजह नवंबर में होने वाली एक अहम डेवलपमेंट है, जिसके लिए अपोजिशन और दीगर सियासी जमातें अपना दबाव बढ़ा रही हैं। शेख रशीद ने तो कह दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट मुंतखब हुकूमत के साथ है। अगर पिंडी बॉय की बात दुरुस्त मान ली जाए तो फिर मौजूदा सियासी तूफान क्या सिर्फ चाय की प्याली वाला है? एक अहम सवाल यह भी है कि अदम एतमाद के बाद क्या होगा, नए इलेक्शन या इन हाउस तब्दीली? ये इस हवाले से भी अपोजिशन जमातें मामला तय कर चुकी हैं, ये मामला तय हो चुके हैं। इसी से आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब से जानते हैं। बाबर साहब, क्या निकला है इन मुलाकातों से? क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी चल रही है कि शायद आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात का भी इम्कान है। उसामा साहब, असल चीज़ पे पार्टी और नून लीग दो बड़ी पोलिटिकल पार्टी हैं। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मिले हैं। असल चीज़ इत्तेमाद का फुकदान है, इत्तेमाद की कमी है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रही, एक दूसरे पर इत्तेमाद नहीं कर रही, और यही चीज़ इमरान खान को और PTI को फ़ायदा दे रही है। अच्छा, दूसरी दूसरी तरफ चलें, मैं मान लिया कि ये नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, ये अदम इत्तेमाद की तहरीक ले आते हैं, तो चौधरी प्रेरलाई, MQM या GDA इनको क्या देंगे? जो MQM के वो तो पहले ये कह चुके हैं कि अभी तक इनका एजेंडा वाज़े नहीं है, अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, ये चाहते क्या हैं। ये अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो उसके बाद क्या होगा? क्या नए इलेक्शन होंगे? क्या कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी? इंटरिम गवर्नमेंट को कौन हेड करेगा? मेरा मतलब है चौधरी प्रेरलाई स्पीकर है पंजाब असम्बली के, और अगर ये अदम एतमाद की तहरीक पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ आती है या फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ आती है, तो साहब चौधरी प्रेरलाई को क्या मिलेगा? क्या उसको वज़ीर आला बनाएंगे? नहीं। नून लीग किसी सूरत में चौधरी प्रेरलाई को वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार नहीं है। ना ही वो पे पार्टी को वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार है, ना वो पंजाब अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। ठीक है। दूसरी तरफ पे पार्टी, मैंने कल भी आपसे कहा था, जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि पे पार्टी ये चाहती है कि कम अज़ कम पंजाब में उनकी हुकूमत हो, 2 सूबों में उनकी गवर्नमेंट हो अगर इंटरिम सेटअप बनता है, और मरकज़ में चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो जाए। दूसरी तरफ ये भी इतलात हैं कि नवाज़ शरीफ ने रज़ा रब्बानी का नाम प्रपोज़ किया है कि जी इंटरिम सेटअप में अगर बाद में इमरान खान की गवर्नमेंट गिरती है तो कोई गवर्नमेंट बनती है तो रज़ा रब्बानी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। उस पर जब जरदारी साहब के सामने ये बात की तो वो हंस पड़े। मेरा मतलब है कि इससे पहले भी नून लीग ने चेयरमैन सेनेट की उनको ऑफ़र की थी, जो पे पार्टी ने नहीं मानी। तो पे पार्टी तो फेडरल गवर्नमेंट में आना चाह ही नहीं रही,
उनकी नज़रें ये हैं, वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन से पहले अगर कोई इंटरम सेटअप बनता है तो उसमें उनको पंजाब मिले और पंजाब में वो बैठ के अगले इलेक्शन की तैयारी करें। ठीक। नून लीग ये समझती है कि पंजाब उनकी बेस है और पंजाब में ही पंजाब वो किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते। या तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट है यही रहे, एंड पे आके इलेक्शन हो और उनको वो बड़ी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उनको कामयाबी मिलेगी और वो 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा से पंजाब से ले जाएंगे। अच्छा। साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो पीएमएल के अंदर, पीएमएलएन के अंदर भी दो धड़े हैं। एक धड़ा जो है वो ये चाहता है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो और शहबाज शरीफ जो है वो सामने है, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंसमेंट किया जाए। जी। दूसरी तरफ एक और धड़ा भी है। दूसरा धड़ा ये कहता है कि अदम एतमाद की तहरीक का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें इसी तरह से पीटीआई को अंडर प्रेशर रखना चाहिए और उनको जो सियासी शहीद नहीं हम बनने देंगे। ये 5 साल पूरे करें तो नवाज शरीफ और अपने जोर पे गिर जाएं। सर बिल्कुल नवाज शरीफ पे छोड़ दिया, लेकिन दो तरह की सोच मौजूद है, अभी भी है। अच्छा। इस टाइम भी है। एक पूरा धड़ा जो है वो अदम एतमाद की तहरीक का मुखालिफ है, इमरान खान को इस वक्त गवर्नमेंट पे से बाहर निकालने के मुखालिफ है। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, काफ लीग को क्या मिलेगा। अब एमक्यूएम को भी देखें तो क्या मिलेगा, क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे किसी भी इंटरिम सेटअप में या कोई इस तरह का सेटअप आता है? तो गुलाम नबी साहब, एक और बड़ा दिलचस्प जुमला नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी ये चेक बुक से जरदारी साहब जो हैं वो सारे सियासतदानों को खरीदते हैं। तो आपको लगता है कि यही तरीका वो आजमा सकते हैं कोई अदम एतमाद की तहरीक के लिए, या अभी प्रीमेच्योर है, पहले कुछ आपस में तो डिसाइड हो जाए? और शेख रशीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ये तो कहते थे कोई 30 लोग हमारे तहरीक इंसाफ के इनके साथ हैं, तो ये तो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, इत्तेहादियों के पास क्यों जा रहे हैं? जो 30 बंदे इनके पास तहरीक इंसाफ के हैं उनको ही साथ कर लें, फिर वो तो शो करवा दें, तो कोई ज़रूरत ही नहीं इनको इधर उधर जाने की। सबसे अहम बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि चेक बुक के ज़रिए से जरदारी साहब जो भी करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। क्या पॉलिटिशियन जो हैं वो इतने करप्ट हैं तमाम के तमाम? इसके लिए अगर हम ये देखें तो एक बड़ी रिपोर्ट आई थी नैब की, जिसमें बताया गया कि 15-16% करप्शन मुल्क में जितनी आज तक हुई है वो 15-16% की है सियासतदानों ने, 40+ कुछ परसेंटेज है जो की है पॉलिटिशियंस ने, बाकी की है हमारे बिजनेसमैनों ने। नहीं, अच्छा, ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों का सबसे कम नंबर है। अच्छा, ठीक है ना? नहीं, 40% मुर्जा साहब मुझे एक बात बताएं, ब्यूरोक्रेट्स का है, 40% आपने किसका बताया? मुझे एक बात बताएं, पंजाब ब्यूरोक्रेट्स और उसके बाद हमारे बिजनेसमैन, ठीक, उसके बाद जितनी बाकी बात जाती है वो सारे हमारे बिजनेसमैन। मुझे एक बात बताएं, सियासतदान अगर इतने ही फरिश्ते हैं, इतने ही दूध के धुले हुए हैं, एक वज़ीर आला पंजाब है, एक प्राइम मिनिस्टर है, सारे अदारे उसके अंडर हैं, क्या अगर प्राइम मिनिस्टर ईमानदार है, वज़ीर आला ईमानदार है, तो नीचे मिनिस्टर ईमानदार है, तो नीचे कोई करप्शन करने की जुर्रत कर सकता है? ये बिजनेसमैन जो है ये जब करप्शन करते हैं तो किसके नेक्सस के साथ करते हैं? कौन इनको फैसिलिटेट करता है? जितने बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने अरबों रुपया हड़पा खाया, उनके साथ कौन मिला हुआ था? कौन उनको फैसिलिटेट करता है? सर, सियासतदान ही तो करते हैं और कौन करता है? अगर एक डिपार्टमेंट का मिनिस्टर ईमानदार है तो किसी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है कि वो करप्शन कर सके। अच्छा, चले, वैसे सर हुकूमत हटाने के लिए 2-3% बड़े हो गए। ये एक रिपोर्ट है, मैंने लाहौर में उन लोगों को देखा जो साइकिल पे आए थे, आज वो 10-10 कनाल की कोठियों में बैठे हुए हैं। मैं आपको 50 बंदों, मुझे तो कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया जो सियासतदान भी है और बड़ा ईमानदार भी है। जी, गुलाम मुर्तज़ा साहब, एनालिसिस की बेस के ऊपर ये डाटा है, ये कोई आम या कमेंट नहीं है या ये कोई आर्गुमेंट नहीं है किसी भी तरह का, ये तो रिपोर्ट है जो कि मेरी एक बात सुने, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स वो हुई है। आपको भी 20-25 साल हो गए टॉपिक से हट जाएंगे, मैं टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। चले जी, तो मैं बल्कि कौन सा ऐसा बंदा जो हमारी नजरों से चले गुलाम मुर्तज़ा साहब बात तो मुकम्मल कर लेना। जी, गुलाम मुर्तज़ा साहब। अच्छा, ये तो आप चैलेंज कर सकते हैं इस रिपोर्ट को, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन ये बात निकली इमरान खान साहब के जुमले से। जी, अब आगे आ जाएं, जो इस वक्त तक की सूरत हाल है, देखें हुकूमत बहुत घबराई हुई है,
कि वो कुछ और ना करें तो कम से कम पंजाब में वो हुकूमत ले सकते हैं इनसे। और उसके लिए फार्मूला जो बातचीत हो रही थी, बात-ए-तमादी ज़रूर मौजूद है। और चौधरी बरादरान से आपकी ये बात दुरुस्त है कि आने वाले 1-2 रोज़ में मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात होने जा रही है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब से। ठीक है। और चौधरी शुजात साहब की भी खैरियत दरियाफ्त करेंगे। अब जो बात सामने आई सारे 1-2 रोज़ के जो मामला थे उसमें जी। ये बात जरदारी साहब ने खुद फ्लोट की है। अच्छा। मियाँ बरादरान के सामने कि अगर पंजाब में आप तब्दीली चाहते हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आप वज़ीर आला बना दें। और उसके साथ ये कहा गया कि अगर ये आप करते हैं तो आपको अनाउंसमेंट करनी होगी, आप ऐलान करेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे। अच्छा। और ये पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बाद आप जो है वो इनकी हिमायत आपको मिल जाएगी, हमारी हिमायत आपके साथ है, आपके अपने बंदे भी हैं। ठीक। और फिर आपको जहांगीर तरीन के हवाले से भी जरदारी साहब ने कहा कि वो भी कुछ मैनेजमेंट कर दी जाएगी। तो ये तो है पंजाब की सूरत हाल जी। और ये तमाम चीज़ें अभी मियाँ नवाज शरीफ के सामने पड़ी हैं, उनको तमाम चीज़ें बता दी गई और अब वो डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिनों में उन्होंने इस हवाले से क्या लाहा अमल अपनाना है और इस हवाले से आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन दूसरी बात है कि काफली के सीनियर रहनुमा वो कह रहे हैं कि जी हम तो रियासत के साथ हैं तो हम साथ निभाएंगे और इस तरह की कोई ऑफर जो है उसको तो उन्होंने ठुकराने का कह दिया है। देखें ये इस तरह की बातें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बयान ही अगर हम देख लें तो उन्होंने कहा था मैं 10 बार सदर, मैं साबिक सदर जो मुशर्रफ थे मैं उन्हें सदर बनाऊंगा 10 दफ़ा। सर तो वो 10 तो एक दूसरे के 10 तो गिरबान थे। अभी तो उन्होंने अगले साल स्टेटमेंट दी है, मैं बताऊं आपको ये और हम पीटीआई के साथ हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट होगी उनकी। और ये भी स्टेटमेंट थी कि हमारा 5 साल का मुआहदा है और हम 5 साल उनके साथ रहेंगे, ये भी है। लेकिन एक होती है खुफिया मुलाकातें और एक होती है आई वॉश, ताकि बाहर लोगों को वो ढंढोरा अगर पीट जाए या सियासतदान की बात उसी वक्त बाहर निकल जाए तो फिर वो सियासतदान तो ना हुआ, सियासत तो ना हुई। वो तो फिर यही है कि जिस तरह आम एक दूसरे मेंबर के ऊपर बैठ के बातें इधर उधर करते हैं तो बातें सारी लाउड स्पीकर के ज़रिए से चली जाएं। तो ये पॉलिटिक्स ये वहाँ पे पंजाब में इस तरह की हो रही है। जो खालिद मकबूल साहब की मुलाकात हुई या उनके MQM की जो बातें हैं, MQM ने ये उनको कहा है कि हमें नुकसान पहुँचा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहने से, हमें इन्होंने हमारी सीटें कम कर दी, हमारे साथ ज़्यादती की सिंध में, और उसके बाद हम यहाँ पे भी फेडरेशन में भी हम उस तरह से हमें वो वजारतें नहीं दी गई जो हमें चाहिए थी। तो सिंध का मामला ज़्यादा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका वहाँ पे मैंडेट अर्बन सिंध में बहुत ज़्यादा कम कर दिया और वो सीटें जो सिंध से PTI को मिली हैं वो आलमोस्ट सबकी सब सीटें जो थी वो MQM की थी। अच्छा। और उसमें से कुछ और सीटें भी इस तरह के ताउन से वो चली गई PP की तरफ। तो वो भी अपने तौर पे इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं और दे आर एग्रीड। अच्छा। और ये आने वाले दिन बताते हैं कि वो किस सूरत हाल की तरफ सारी पॉलिटिक्स अगर जाती है। लेकिन ये बात कि फेडरेशन में वो कुछ तब्दीलियाँ चाहते हैं, फेडरेशन में अभी वो कोई तब्दीली ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने कोई ऐसा फ़ैसला किया है ना अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसके ऊपर बात हुई है। वो कह रहे हैं कि अगर पहले आप पंजाब का फ़ैसला कर लें। अच्छा। मियाँ नवाज शरीफ अब लाहा अमल बताएंगे कि पहले पंजाब का फैसला करना है, फिर स्पीकर का करना है या प्राइम मिनिस्टर का करना है। ये सब कुछ अगर तो होना है तो 50 दिनों में होना है। शेख रशीद साहब का तो बयान इसी किस्म का है, लेकिन कहते हैं वो ये भी गुजर जाएंगे। अच्छा बाब डोगर साहब, लेकिन आज जो बड़ा धचका लगा है इमरान खान साहब को ये कि एक सेनेटर उनके फारिग हो गए। इलेक्शन कमीशन से एक और फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आया है और फैसल वाडा साहब को ताहयात नाअहल कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। साथ ये भी कहा गया कि जी बतौर कौमी असम्बली के मेंबर के जितनी मरात उन्होंने ली हैं, जो भी तनख्वाह वगैरह, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर वापस भी करनी है।
तो पहले इनके पास सेनेट में सीट्स कम है, फिर अब वो सेनेटर उनका नोटिफिकेशन भी आगा डी नोटिफाई होने का, जनाब वो सेनेटर भी नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा धचका लग गया है। अगरचे हमने देखा कि उमर अमीन साहब जो अमीन गंडापुर साहब के भाई हैं, मेयर डेरा इस्माइल खान का इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको भी नाअहल किया गया था, लेकिन वो हुक्म मुअत्तल हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इसी तरह एक सूबाई वजीर को भी इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था, वहाँ से रिलीफ मिल गया। लेकिन फैसल वाडा साहब का ज़रा केस कुछ मुख्तलिफ लगता है। देखें उसामा साहब, ये MNA थे, बीइंग MNA इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर हुई कि इनकी दोहरी नेशनलिटी है, ये अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर हैं और इन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। इन्होंने अपनी अमेरिकन नेशनलिटी को छुपाया है, गलत बयान हल्फी जमा करवाया। उसके साथ सबूत भी मुंसलिक किए गए, उनका ग्रीन कार्ड भी साथ लगाया गया, सारी चीज़ें लगाई गई इलेक्शन कमीशन में। वो केस चलता रहा। जब वो फैसले की बारी आई तो उस वक़्त इन्होंने एकदम सेनेट की तरफ चले गए। इनको लग रहा था, क्योंकि इनको अपना पता था कि इनका डिफेंस नहीं है इनके पास उसके खिलाफ जी, तो इनका ख्याल था कि मैं MNA के से जब रिज़ाइन दे दूंगा तो मसला ख़त्म हो जाएगा और मैं सेनेटर बन जाऊंगा, वो कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने रिज़ाइन दे दिया, लेकिन वो केस जो था उसका फ़ैसला अभी होना बाकी था। अब मसला ये है कि 62 F1 जो है उसके तहत ये सादिक और अमीन नहीं रहे, यानी कि ये कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के काबिल नहीं रहे। इन्होंने गलत बयानी की, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन की, इन्होंने अपनी गैर मुल्की शहरियत जो है वो छुपाई। अब ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं इससे पहले भी अपने एसेट छुपाने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की मिसाल सर, नून लीग के इफ्तार चौधरी साहब थे, MNA थे, जस्टिस रिटायर्ड इफ्तार चौधरी साहब, वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे गुजरांवाला से कि उन्होंने अपनी दूसरी बीवी और उसकी जो जायदाद थी वो शो नहीं की। इसके अलावा और भी बड़े MNAs जो हैं या MPs जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। कुछ BA की डिग्री पूरी नहीं थी, दोहरी नेशनलिटी पे बहुत सारे लोग जो हैं वो फारिग हुए हैं। असल जो इशू है वो ये है कि जब आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपकी जो मुद्दत होती है वो 5 साल होती है। नवाज शरीफ का जो केस था, मियाँ नवाज शरीफ को जब उन्होंने सारी उम्र के लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया तो वो जो एक रवायत चल रही थी 5 साल की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ताउम्र जो ताहियात जो नाअहली है 62-63 की जो खिलाफ वर्जी है, नवाज शरीफ को 62-63 की खिलाफ वर्जी पर किया गया था, आप सादिक अमीन नहीं है तो उस पर ताहियात कर दिया गया था। तो इन्होंने भी चूँकि 62-63 की खिलाफ वर्जी हुई, ये सादिक और अमीन नहीं रहे, तो इनको ताहियात बैन किया गया है। अच्छा, जो अहम चीज़ है। एक बात गवर्नर साहब इसमें ये कही जा रही है, क्या इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है? मियां नवाज शरीफ की तो सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहल किसी को करार दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उन्होंने किया है ना। जी जी जी, देखें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं उनके मुताबिक बिल्कुल ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है, क्योंकि ये जो भी हलफनामा लिखा जाता है वो आप डिक्लेयर करते हैं बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप उनको बताते हैं कि हाँ मेरे फ़लाँ चीज़ें मेरे पास हैं और फ़लाँ चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। उनमें से किसी चीज़ को भी छुपाना आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ बताना वो आपकी क्वालिफिकेशन में चीज़ें फॉल करती हैं। तो ये डिस्क्वालीफाई होने के लिए बड़ा कंक्रीट मवाद उनके पास मौजूद था। इनको ये देखें कि 3 साल हमारा, मैं यहाँ क्वेश्चन करने वाली चीज़ हमारी जो है वो जुडिशल सिस्टम है, यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। कब से ये शख्स जो हैं वो MNA बने और उसके बाद कब इनका चैलेंज हुआ? तकरीबन 22 महीने से मेरा ख्याल है, 22 माह ये चलता रहा मामला जी। ये तकरीबन 2 साल के करीब, यानी कि साल के करीब तो वैसे बयानात चलते रहे। तो उसके बाद इन्होंने जो सेंटर थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने इनको चैलेंज किया था। जी जी। अब अच्छा, ये चैलेंज करने के बाद आप देखें कि कभी ये हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, कभी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आ गए। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि इसका फ़ैसला किया जाए। सही। और ये केस तैयार पड़ा हुआ था, इसका फ़ैसला यही होना था। यहाँ बात ये है कि क्या ये किसी और अदालत से रिलीफ हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल रिलीफ इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना एक जो एपलेट होता है ट्रिब्यूनल या एपलेट कोर्ट,
जी, वो इन्होंने इस्तेमाल कर ली है, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब इनको जाना होगा सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस फैसले को जो बुनियाद बनाकर जो चीज़ें लिख कर ये फैसला जारी किया गया है, उसको डिनाई नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। चले और फिर ये बताएं सर, लेकिन मुर्दा साहब एक मिनट है, ये कितना बड़ा धक्का है इमरान खान साहब के लिए? पहली बात तो ये है कि एक MNA जो गवर्नमेंट को नज़र आ रहा था कि फैसल वाडा जो फेडरल मिनिस्टर भी थे, उन्होंने बीइंग MNA रिज़ाइन क्यों दिया? उन्होंने अपना उस दिन वोट डाला सेनेट का और उसी दिन रिज़ाइन किया और उसके बाद वो सेनेट के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। बिल्कुल। अब मेरा सवाल जो है सबसे अहम ये है कि गवर्नमेंट को नज़र आ रहा था, प्राइम मिनिस्टर को नज़र आ रहा था कि ये 2 नंबरी हुई है, ये फ्रॉड हुआ है, इसके बावजूद उसको सेनेट का टिकट क्यों दिया गया? सवाल तो ये है, क्योंकि सर कोई फैसला नहीं आया था। प्रामाफशाही ये बदनीति पर मबनी टिकट जारी करना और इनको सेंटर बनाना था। इसको अगर आप लीगल टर्म्स में देखते हैं तो ये प्रामाफशाही एक बदयांती है, और इसका अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इसको टिकट देने वाले, और उस तमाम तनाज़र में जो आपने बात बड़ी अहम उठाई है, उस तनाज़र में उस शख्स को भी इसका नुकसान हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे, कि एक तरफ से वो नाअहल हो रहे थे तो उसी दिन उनको वहाँ से रिज़ाइन करवा के सेम डे उन्होंने मुर्जा साहब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें। PTI वो सीट भी हार गई, फैसल वाडा वाली सीट भी हार गई, सेनेट पे एक सीट ये भी गई, क्योंकि अगर दोबारा सेनेट का इलेक्शन होता है तो श्योर वो पार्टी जीत जाएगी। अब दोबारा वहाँ पे वो सीट जीत जाएगी, इसका मतलब सेनेट भी गया, नेशनल असेंबली की सीट भी गई। अब मेरा एक चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि उन्होंने उनसे कहा गया है कि जनाब आप अपने पिछले वाजबात जो है वो वापस करें। सवाल ये है कि जब से ये MNA बने हैं, जब से ये फेडरल मिनिस्टर बने थे, क्या उस डेट से इनके वाजबात वापस होंगे? क्योंकि ये जो बने, अब जब डिस्क्वालिफिकेशन आई, इसका मतलब ये कि वो भी इल्लीगल था, जी वो भी झूठ बोला गया था, या सिर्फ सेनेटर के तौर पे जो वाजबात है वो वापस करेंगे? सर ब्रेक का टाइम हो गया है, सारे वाजबात न्यूज़ अपडेट्स का टाइम है जी। न्यूज़ अपडेट्स के बाद बात करेंगे कि एक लड़की ने, एक मुसलमान बच्ची ने किस तरह आलम इस्लाम को ना सिर्फ झंझोड़ा है बल्कि भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया है, और हर तरफ अब इस बच्ची की बहादुरी के चर्चे हैं। ब्रेक के बाद बात होती है। अब पता चला। अब पता चला। भारत में हालात इतने कशीदा हैं कि स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़ गए हैं, और कई और कॉलेजेस में दाखिला बंद कर दिया गया है बच्चियों का कि वो हिजाब लेकर नहीं आ सकती। अब ये चीज़ फैलती चली जा रही है। एक रियासत में, कर्नाटक में काम शुरू हुआ, लेकिन अब दीगर रियासतों में फैल रहा है, और वहाँ पर अब मुसलमान इस पर एहतजाज कर रहे हैं कि ये अब काम बढ़ता चला जा रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलती चली जा रही है, और ये इस बात का सबूत है कि अब मुसलमानों की नस्ल कुशी की तरफ बढ़ा जा रहा है भारत में। लेकिन इसी माहौल में एक बच्ची ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि बहादुरी क्या होती है और भारत का असल चेहरा है क्या। यानी किस तरह से गुंडे और सैकड़ों की तादाद में खड़े थे इसके कॉलेज में, इसको आने नहीं दे रहे थे, हिजाब के साथ ये कॉलेज में आ रही थी जिस तरह से पहले आती रही। फिर जब ये अंदर आती है तो वो इसके पीछे नारे लगाना शुरू कर देते हैं, इसको धमकाना शुरू कर देते हैं, और ये उनके सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाती चली जाती है, और ये किसी से डरी नहीं, खौफजदा नहीं हुई। और तमाम मुसलमान, अब भारत के भी नज़र आ रहा है कि उनमें भी इस बच्ची की वजह से एक उम्मीद भी जाग गई है, एक जज्बा भी जागा है। बटोगर साहब, ये कितनी बड़ी बात है कि इतने सब लोगों के सामने, लड़कों के सामने जो कुछ भी कर सकते थे, और इतने गुंडे बदमाश, और आप देखें ना कि वो तो जो भी उनका वो स्कार्फ वगैरह है वो ले सकते हैं, लेकिन हिजाब की इजाज़त नहीं। और इस बच्ची ने उन सबको ललकार दिया, सबको हैरान कर दिया। आज पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में, हर जगह ट्विटर पर जितने भी टॉप ट्रेंड देख लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो सब इस बच्ची के हवाले से है। कहीं अल्लाह अकबर, कहीं मुस्कान, कहीं हिजाब। तो इसने तो एक मुसलमानों एक दोबारा जज्बा जगा दिया है। बिल्कुल सामा साहब, अगर आप फुटेज देखें जिस तरह से शेफ सीना के गुंडे और बदमाश जो हैं, आप देखें वो कितनी तादाद में हैं, और उनके हाथों में वो जो केसरी रंग का वो दुपट्टा ओढ़ते हैं वो है, और किस तरह से वो नारे लगा रहे हैं इस लड़की के ख़िलाफ़, और वो बड़ी हिम्मत से
दिलेरी के साथ वो इनके नारों का जवाब दे रही है और अकेली तन्हा अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के वो उनके सामने खड़ी हुई है बड़ी जुर्रत के साथ। तो उसामा साहब उसकी मैं तो सल्यूट करता हूँ उसके वालिदैन को जिन्होंने उसकी तरबियत की, उसको जिस तरीके से वो इस सारे सीन में वो खड़ी हुई है और बड़ी दिलेरी के साथ वो उनका मुकाबला कर रही है। ये एक भारत में जो मुसलमान हैं उनके लिए एक होप है, उनके लिए एक मैसेज है कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हों। जिस तरह से कश्मीर में मुजाहिदीन खड़े हुए हैं, कश्मीर के लोग 8 लाख भारतीय फ़ौज के सामने खड़े हुए हैं, निहत्ते खड़े हुए हैं। बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने राइट के लिए खड़े हों, डरे ना, खौफजदा ना हों। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बुज़दिल लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं और ये उसी पे चढ़ाई करते हैं जो डर जाते हैं, जो खौफजदा हो जाते हैं। मुसलमान सारा आप सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री देख लें, इसी तादाद में रहे, इसी तादाद में उन्होंने बरसगीर पर हुकूमत की। हमेशा वो माइनॉरिटी में थे लेकिन वो दिलेर थे, जुर्रतमंद थे। तो असल इशू ये है कि और दूसरी तरफ जी भारत का मकरू चेहरा, भारत में जो लिबरलिज्म है, जो उसका मकरू चेहरा सारी दुनिया के सामने आ गया कि किस तरह से भारत में अलान जो गुंडे हैं, वो जो बदमाश हैं, जो शिवसेना के गुंडे हैं, वो किस तरह से टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, ख़वातीन को, और किस तरह से जो हिजाब है उसको टारगेट किया जा रहा है। किस तरह से कल अगर आज एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आज ये मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, मुसलमान ख़वातीन के पीछे हिजाब के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो कल यही सिखों की पगड़ियों के पीछे भी पड़ेंगे। तो माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए, इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगर वो खड़े नहीं होंगे अपने राइट के लिए तो फिर आप देखें कि मोदी की जो इंतहा पसंदी है, जो तंग नज़री है, जिस तरह से आप देखें कि मध्य प्रदेश में वहाँ का जो वज़ीर तालीम है वो पागल हुआ है और वो वहाँ पर कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर उसने कहा जी कि बिल्कुल बैन है, जिसने पर्दा करना है वो घर में बैठे, जिसने निकाब ओढ़ना है वो घर में बैठे। जी मतलब कि आप वहाँ पर इंतहा पसंदी को स्टेट लेवल पे, रियासती लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं और कोई उसके खिलाफ कुछ भी नहीं। हाँ जी, कोई एक्शन, कोई कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, कोई गिरफ्तारी किसी तरह की नहीं। अब क्या गुलाम साहब इस बच्ची को सिक्योरिटी दी जाएगी? जिस तरह वहाँ की एक अदाकारा है कंगना रामत, उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दे दी गई, कोई पॉलिटिकल कोई क्लैश वगैरह था। अब इस बच्ची को तो यकीनन खतरा है, सब वहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है। अच्छा, बहुत से लोग इसका पाकिस्तान से मुवाजना भी कर रहे हैं कि यहाँ पर एक इस्लामी निज़ाम कि जी इस्लाम के मुताबिक तमाम आइन कानून होंगे, वहाँ पर एक हिंदू लड़की को सेनेट में चेयरमैन की सीट पर वो बैठती है और उस दिन वो सब चीज़ें कंडक्ट करती है, क्योंकि इस्लाम में लाजमी है कि जो भी मज़ाहिब हैं उन सब का ना सिर्फ एहतराम करना है, उनको मजहबी आज़ादी भी देनी है। ये फ़र्ज़ है, रियासत पर फ़र्ज़ है, इस्लामी रियासत पर। तो हम तो उस पर अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बाकायदा इस तरह लगता है कि स्टेट उनके खिलाफ हो गई है। और जो अब ये हिजाब का मामला, पता नहीं उसके बाद दीन छीना जाएगा, पहले इनकी नेशनलिटी का मामला आया था कि जी कि जो नेशनल है उनको दोबारा देखा जाएगा कहाँ से है कहाँ नहीं। तो ये कहाँ जाकर ये सिलसिला रुकेगा? देखिए, हिजाब जो है वो हम उसको कह सकते हैं कि ये इस्लाम में हिजाब है, हिजाब में इस्लाम नहीं है। लेकिन ये इस तरह से किसी भी मज़हब के हवाले से ऐसे जज्बात रखना कि ये बंदा अपनी मजहबी रसूमात को अदा कर सकता है या अपनी विल के मुताबिक अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकता है, वो वहाँ पे आज़ादियाँ सलब की जा चुकी हैं जी। अब इस बच्ची ने इसकी हिफाजत कौन करेगा? जिसका इसने नाम पुकारा, जिसका नाम बुलंद किया, वही इसकी हिफाजत करेगा। वो गवर्नमेंट क्या हिफाजत कर सकती है इसकी जो कल भी हिफाजत ना कर सकी? कल जब वो हरासा कर रहे थे इसको और 30, 40, 50 लोगों का ग्रोह था, गले में नारंगी पट्टियाँ बांधी हुई थी, यानी उनको इजाज़त है कि वो गले में अपने कलर का रंग जो है, अपने मज़हब का रंग पहन के लोगों को बता सकते हैं कि दे बिलोंग्स टू हिंदू कम्युनिटी। लेकिन एक खातून वो बापर्दा नहीं हो सकती। बापर्दा उसकी अपनी चॉइस है, वो अपनी चॉइस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक रखती है। और अगर हम सेकुलर आइन की बात करते हैं, सेकुलर भारत की बात करते हैं, तो अब भारत का नाम जो है वो सेकुलर स्टेट नहीं होना चाहिए, अब भारत का नाम हिंदुत्व स्टेट होना चाहिए।
मोदी सरकार को इसका नाम तब्दील कर देना चाहिए। ये एक बढ़ क्या रहे हैं, पहुंच चुके हैं वहां पे। वहां देखें, ये तो अभी एक वाकया है जिसको अब इस बेटी की वजह से, इस लड़की की वजह से तमाम दुनिया की तमाम दुनिया जाग गई है। ठीक, मैं पूछना ये चाहता हूँ, बड़ा अहम फरीज़ा होता है कुर्बानी, वहाँ तो कुर्बानी की इजाज़त नहीं देते नहीं। वहाँ आप मसाजिद को अब आग लगाई जा रही है, नहीं कर सकते, मसाजिद बंद की जा रही है, तोड़ी जा रही है, आग लगाई जा रही है मसाजिद को। आप मसाजिद की जो सूरत हाल की गई है, बाबरी मस्जिद जो है उसको अगर आप देख लें, दीगर छोटी छोटी मसाजिद को देख लें, वहाँ पे नमाज जुमा के इज्तिमा के लिए जो बाहर सफ़ें बिछाई जाती हैं उनके ऊपर जुल्म व सितम किया जाता है और उन लोगों को रोका जाता है। क्रिश्चियंस को ज़िंदगी उस तरह से अपनी मजहबी आज़ादियों के मुताबिक गुजारने की आज़ादी नहीं है। दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा में भी है कि सैंक्शंस लगा दी जाती है, लेकिन अमेरिका भी रिपोर्ट जारी करता है कि मजहबी आज़ादी है उसको उस लिहाज से वो देखा जाएगा, उसके साथ तिजारती तौर पर उस तरह से डील किया जाएगा, क्योंकि वो आज भी अपने आप को सुपर पावर समझता है। लेकिन उस लिस्ट में भारत को उस तरह नहीं रखा जाता। आज़ादियों की बिना पे, मजहबी आज़ादियों की बिना पे देखें, इंडेक्स होता है किसी भी कंट्री का कि उसमें किस हद तक कितनी मजहबी आज़ादियाँ हैं। आप ये देखिए, अगर यहाँ हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कुछ छोटा सा वाक़या हो जाता है, दुनिया भर के अखबारात और चंद दर्जनों, यही 7 के ऊपर, दर्जन भी नहीं 7 के ऊपर गिने जा सकते हैं, वो लिबरल्स जो उसको सर पे उठा लेते हैं और पूरी दुनिया में वावेला करते हैं, ट्विटर ट्रेंड बना देते हैं। वाक़या हुआ था कितनी तेजी से, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया उसामा साहब, उनको वहाँ ये चीज़ें नज़र नहीं आती जो वहाँ पे किया जा रहा है। ये लिबास का हिस्सा है हिजाब। और मुसलमान, अगर मुसलमान के अलावा भी कुछ और मज़ाहब भी हैं, यहूदियों में भी बहुत सारे लोग हैं जो पर्दा करते हैं, हिंदुओं में भी लोग हैं, कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में, देहात में, दीगर जगहों पर चले जाएं, मज़हब में भी लोग हैं जो पर्दा करते हैं। वो जरा डिफरेंट तरीके से होगा, हिजाब जरा एक और तरह से है, तो वो घूंघट निकाल कर असल तो वो चेहरे को तो वो ढांपती हैं। जी बाबर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। उसामा साहब, असल इशू ये है कि देखें, पाकिस्तान में कोई एक लिटमस टेस्ट से गुजारा जा रहा है। पाकिस्तान में कोई छोटा सा ऐसा वाक़या हो जाए तो पूरा यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो सारी खड़ी हो जाती है और वो उसका नोटिस लेती है, उस पर पाकिस्तान को ख़त लिखे जाते हैं, पाकिस्तान को फैटफ में डाल दिया जाता है, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, GSP स्टेटस चैलेंज कर दिया जाता है। सारा यूरोप, वहाँ पर यूरोप के अंदर आप देखें, फ्रांस में देख लें, वहाँ पर निकाब पहने पे, हिजाब पहने पे पाबंदी है जी। यूरोप के बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पर इस्लामोफोबिया है, डिस्क्रिमिनेशन है। मेरा इशू ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई छोटा सा वाक़या किसी मुसलमान मुल्क में हो तो उसको दुनिया के सारे बड़े अखबारात जो है उसको हेडलाइंस बनाते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट और दूसरे जो ममालिक हैं वो सारे इसका नोटिस ले लेते हैं। मुस्लिम उम्मा कहाँ पे सोई हुई है, OIC कहाँ पे सोई हुई है। होना तो ये चाहिए था कि ये खाली पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये सारे मुसलमानों का इशू है। लेकिन सर शायद ये कि जो पाकिस्तान में इस्लाम का नाम लेकर उनको एक फोबिया हो चुका है जिसकी वजह से ये किया जाता है। वहाँ नाम सेकुलरिज्म है लेकिन असल में हिंदू इंतहा पसंदी है, तो वो एक बयानी उन्होंने बनाया हुआ है। अब भारत में हो गया है कि ये स्टेट के लेवल पर आगे, कोई मध्य प्रदेश के वज़ीर तालीम ने कहा है कि जी हिजाब पर पाबंदी की पॉलिसी पर गौर करें और जिसने हिजाब पहना है वो घर में रहे, वो स्कूल ना आए। तो ये अब स्टेट लेवल पर ये चीज़ वहाँ पर शुरू हो गई है। मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद बताएंगे कि पाकिस्तान में अब किस तरह सेहत को पहले ही धंधा बनाया हुआ है लेकिन अब लूटा जा रहा है लोगों को। यानी यहाँ पर कोई वबा आ जाए तो खुशी मनाई जाती है कि अब मौका आ गया है कि हमने दौलत कमानी है। ये कहानी क्या है, ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि यहाँ रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आए तो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं चीज़ों की, यहाँ कोई वबा आ जाए तो वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। अभी भी पता चल रहा था जी बुखार की दवाई ही नहीं मिल रही और छापे मारे और पता लगा स्टोर हुई हुई है, इतनी पता नहीं कितने लाखों करोड़ों की दवाई स्टोर कर ली गई है और मार्केट से गायब कर दी जाती है। इतना जुल्म हमारे यहाँ होता है। अब एक और स्कैंडल सामने आ गया है जो सामने लेकर आए हैं हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से गुलाम मुर्तज़ा साहब। गुलाम साहब, ये यानी कभी हम हॉस्पिटल देखते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं, अब ये टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज जो हैं इन्होंने भी यानी ये समझा कि ये तो अब दौलत कमाने का जरिया, वबा आ गई है तो पैसे कमाओ, धड़ कमाओ, और पता नहीं कहाँ से कहाँ ये ले गए हैं इस काम को। ये कहानी क्या है, हुआ क्या है?
सबसे अहम बात इसमें ये है कि ये फ़िलहाल जो स्कैंडल पकड़ा गया ये तो वो लोग थे जो गरीब काम के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं, या वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, वो रैपिड टेस्ट करवा के यहाँ से कोरोना का वो वापस जाते थे। तो ये कुछ लेबॉर्ट्रीज़ हैं इस्लामाबाद में, 2-3 लेबॉर्ट्रीज़ के नाम FIR में दर्ज हैं। उनका एक निमरा डायग्नोस्टिक सेंटर है और एक बायोजिन लैब है, ये 2 के नाम हैं। कुछ लाहौर में FIR हुई हैं, उसमें बड़ी इस्लामाबाद की मशहूर लैब है, उसका भी नाम वहाँ पे मौजूद है। इन्होंने ये कर रखा था कि ये कोई भी शख्स जो बाहर जाना चाहता था वो इनको अपना नाम, अपनी टिकट और डिटेल भिजवा देता था और उसको ये खुद ही टेस्ट बना के, उसका नेगेटिव टेस्ट बना के उसको भिजवा देते थे। और ये सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर सारी गेम चल रही थी। 5,000 रुपया, 7,000 रुपया फ़ी कस लिया जा रहा था और पता नहीं कितने अरसे से ये मकरू धंधा जो था वो जारी था। और यहाँ पे एक इस्लामाबाद में इस्लामाबाद मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है, हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो भी खामोशी से सोई हुई है। ना उसको ये पता है रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि कौन सा डायग्नोस्टिक सेंटर, कौन सी लैब किस रेट के ऊपर कौन सा टेस्ट कंडक्ट कर रही है, उसके पास कौन सी मशीनरी है, उसके पास क्या है क्या नहीं है। और वो सोए हुए थे जब ये FIA ने ये स्कैम पकड़ा। बहुत सारे लोगों ने, ये भी हमें मालूमात मिली हैं ज़राए से कि बहुत सारे लोगों ने अपने नाम निकलवा लिए, जो बाअसर तरीन डॉक्टर्स थे जो लेबॉर्ट्रीज चलाते हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने अपने नाम रुकवा लिए कि हमारे नाम ना दिए जाएं। वो उन्होंने ख़र्चा भी दिया उसका और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हुई। लेकिन ये ख़बर जो है वो मीडिया पे भी आप देखें कि किस हद तक इसको रोका गया और किस हद तक टेलीफोन लोगों के इधर उधर से हुए कि ये ना चलाई जाए। और अभी भी बहुत सारा प्रेशर है इस बात के ऊपर। हमने अपने नुमाइंदे को भेजा मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ पे जो ये धंधा कर रही थी मकरू, उनसे पूछा तो एक लेबॉर्ट्री के मालिक ने तो यहाँ तक कह दिया, कहता कि हमने कोई 302 कत्ल तो नहीं किया, टेस्ट रिपोर्टें जाली बनाई हैं ना तो निपट लेंगे। उसने कहा निपट लेंगे। उसको अब ये अंदाज़ा नहीं है कि जिस पॉजिटिव को नेगेटिव बना के उसने किसी जहाज़ में सफ़र करवाया है, उस सारे जहाज़ के लोगों की ज़िंदगी, और फिर वहाँ से वो लोग बैरून मुल्क गए हैं। अब ये बैरून मुल्क तक ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। अब पाकिस्तानी जो जाएंगे यहाँ से वो बेशक कोविड नेगेटिव भी होंगे, तब भी उनको वो पाबंदियाँ और बहुत सारी चीज़ें झेलनी होगी। इसमें और भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद एक और इसकी फॉलोअप स्टोरी भी करेंगे कि बहुत सारे एयरलाइंस के नुमाइंदे वो शामिल थे। एयरलाइंस के लोगों ने अपनी मर्ज़ी की लैब्स रखी हुई थी। बहुत सारे ऐसे ईमानदार लोग हैं यहाँ इस्लामाबाद में जो लैब का काम करते हैं, जिनकी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं। लोगों को मिन्नतें कर रहे थे कि हमारी भी वो शामिल कर लें लैब, लेकिन उनकी लैब का नाम नहीं क्योंकि वो ओरिजिनल टेस्ट कंडक्ट करते थे। वो ओरिजिनल ये क्या कर रहे थे, ये किकबैक्स नहीं होंगे, उसमें कमीशन नहीं होगी, व्हाट्सएप के ऊपर रिपोर्टें बन रही थी। तो ये इसमें बहुत सारे इंकशाफात होने बाकी हैं। बहुत सारे लोग हैं, सिविल एविएशन के लोग भी शामिल हैं। इससे पहले ये था कि 7,000 में टेस्ट हो रहा है, 7,000 में टेस्ट हो रहा है, फिर पता चला कि ये 6,000 में हो गया, फिर 5,000 में हो गया, अभी कहते हैं जी 1,200 रुपये में कर देंगे, 1,500 रुपये में कर देंगे। यानी गवर्नमेंट के पास, और ये हेल्थ केयर, मैं गवर्नमेंट तो नहीं कहूँगा, इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी की ये ड्यूटी है कि वो बताए कि कौन सा टेस्ट कितने में एक लैब करेगी, वो कोई भी हो, बड़ी हो छोटी हो। या तो आप उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फिक्स कर दें, या आप उनके रेट्स फिक्स कर दें, हर किसी को रेट लिस्ट दें, और जो भी रेट, अगर यूनिवर्सल रेट लिस्ट देंगे तो उसके मुताबिक टेस्ट कंडक्ट होने चाहिए। ये मुल्क की हमीयत के साथ, मुल्क की सालमियत के साथ ये लोग खेल रहे हैं, इस तरह की जो वारदातें कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और ये तमाम के तमाम मशीनरी लगी हुई है इनके नाम छुपाने के लिए। और यहाँ पे यही सिर्फ दिन रात यही काम है, इसका नाम निकाल दें, इसका नाम निकाल दें। कोई लॉयर हायर कर रहा है, कोई लीगल टीम हायर कर रहा है कि हम इसको बस इसमें जान अभी छूट जाएगी। ये क्या मसला है, पैसे वो जो हमने कमा लिए हैं वो पैसे को भी धमकियां दे रहे हैं। कुछ पुलिस को लगा दिए, कुछ दीगर महकमों को लगा दिए तो बच के आ जाएंगे। अब करोड़ों रुपया तो इससे बना लिया होगा सर, रोजाना की बुनियाद पर कितने लाखों रुपया बनाया गया होगा। अब बाबा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि जी करप्शन करते, जी करप्शन होती है कि कोई नहीं जो पैसे पकड़ लिए,
हर करप्शन का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। हमने देखा PIA में अगर जाली पायलट्स का था तो उसके बाद देखिए कितने लोगों की जानें गई। यहाँ पर जब इस तरह से बगैर देखे कोई मरीज़ है नहीं है उसको आप देते चले जा रहे हैं तो आप तो एक बीमारी फैलाने का मौजब बन रहे हैं, वजह बन रहे हैं, और दूसरा साख मुतासर कर रहे हैं, फिर कई लोग उसकी वजह से मुतासर हो गए और दुनिया से चले गए। तो ये तो एक तरह से एक इक़दाम कत्ल भी तो है, जानबूझकर आप लोगों में बीमारी फैला रहे हैं। उसामा साहब, एक तरफ ये प्रचार किया जाता है कि जी पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो मीडिया उजागर नहीं करता। मीडिया को पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो उजागर करना चाहिए। अब मसला ये है कि आप पाकिस्तानी पहले ही बाहर जाते तो ग्रीन पासपोर्ट को देख के लाइनें लैदा करवा ली जाती हैं, उनको जो है लीलो रसवा किया जाता है, तलाशियाँ ली जाती हैं। हमारी जो रिपोर्ट्स हैं उन पे दुनिया यकीन नहीं करती, उनको मानती नहीं है। वो अपने टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जब तक उसका रिजल्ट ना आए उस वक्त तक उन टेस्ट को मानते नहीं। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि जब जो पैसेंजर्स बाहर जा रहे हैं उनके लिए कोई प्रेस्क्राइब किस्म की लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए, उनका कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, और अगर उसमें से कोई ऐसी चीज़ निकलती है तो फौरी तौर पे उसको हमेशा के लिए बैन किया जाना चाहिए, उनको जुर्माने किए जाने चाहिए। यानी कि एक इंटरनेशनल इमेज क्या पाकिस्तान का जा रहा है कि हम सारी दुनिया में इस तरह की जाली रिपोर्ट बनवा कर लोगों को बाहर भिजवा रहे हैं और सारी दुनिया में कोरोना फैला रहे हैं, मगर जो बंदा वहाँ पर जा रहा है वो पॉजिटिव है, रिपोर्ट में नेगेटिव है, और वो जाके जहाँ जहाँ जा रहा है, जहाँ जहाँ लोगों से मिल रहा है वहाँ कोरोना फैला रहा है, कोरोना का बायस बन रहा है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए मेरा मतलब कि आइंदा से तो हमारे कोई पैसेंजर्स को वहाँ पे उतारेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं, यहाँ से वो फ्लाइट बैन कर देंगे। दोहरी तकलीफ है आगे यहाँ भी दुनिया में एक स्कैंडल था, हमारे टेस्ट मिनिस्टर साहब खुद ये कह रहे थे कि जी यहाँ पर तो जाली लाइसेंस होल्डर हैं सारे पायलट जो हैं, वो उस वक्त उसका इतना सख्त इम्पैक्ट आया। और जब ये खबर जाएगी, अब ये एक चीज़ समझ सब याद रखें कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज नेगेटिव इमेज ये इंफॉर्मेशन का दौर है, आप किसी चीज़ को छुपा नहीं सकते। और ये एक चीज़ क्लियर है कि ये अफसरान की मिली भगत के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें काली भेड़ें शामिल हैं। असल चीज़ ये है कि सज़ा और जज़ा का अमल बड़ा स्पीड से होना चाहिए। जो लोग इसमें मुलविस हैं, जो अदारे इसमें मुलविस हैं, जो लैब इसमें मुलविस हैं, उनको सख्त सज़ा दी जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको एक क्रॉस बोर्ड लटकाया जाए। खाली ये नारा लगाना कि जी हम यहाँ पे एहतसाब होगा, यहाँ पे करप्ट लोग हैं, ये है वो, नारे लगाने से चीज़ें बदलती नहीं है, आपको प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। इसमें तो कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, कोई जाकर चेकिंग नहीं करनी, बड़ा सादा सा है कि जो इस काम के लिए लोग इदारे मुख्तस हैं, पुलिस हो, FI हो, जो भी, या महकमा सेहत है, जितने भी हैं, उन्होंने खुद जाकर कहना है कि जी हम इस तरह आपको ऑफर, मतलब कहना है कि जी मैं इस तरह टेस्ट करवाना चाहता हूँ, मैंने जाना है। तो अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो उसको फौरन पकड़ सकते हैं। इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व होता है, ये जो लैब्स हैं अल्टीमेटली ये जो ट्रैवल एजेंट्स इनको रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, उसके बाद जो अथॉरिटीज़ ब्लाइंडली इनकी रिपोर्ट्स पे जो है उसको मान रही हैं, तो पैसा इन्वॉल्व है, पैसा लगा हुआ है। तो बता रहे हैं कि सारे लोग साथ मिले हुए हैं, वरना तो हो ही नहीं सकता ये सारा कुछ। तो अब देखते हैं कि नोटिस लिया जाता है और आगे क्या किया जाता है। अभी तो जनाब कहा जा रहा है कि छापे मारे गए हैं, उन तक पहुंचा गया है, लेकिन हमारा यही होता है कि बस खबर आई तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए उसको दबा दो तो सब ठीक हो जाएगा, पैसे पे पैसे लगा दो, लेकिन ये इंसानी जानों से खेलने के मुताबिक है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।